तो हेलो एवरीवन, हम लोग बात करने वाले आज वन प्लस नॉट 4 के बारे में। अब ये जो फ़ोन है ना, ये टारगेट करता है 28,000 से लेके 33 या 34,000 के बीच की ऑडियंस को। मतलब इसके सारे वेरिएंट जैसे 8 GB रैम 128 GB से लेके 12 GB रैम 256 GB तक के वेरिएंट इसके आते हैं। तो ये इस कैटेगरी के बीच में आते हैं। अब इसके हम लोग देखेंगे कि इससे अच्छे फ़ोन इसकी प्राइस रेंज के आसपास है। जैसे किसी को अगर कैमरा फ़ोन चाहिए या किसी को चाहिए गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन, तो इससे बेटर फोन आपको कोई और कंपनी ऑफर कर रही है, ये भी सभी देखेंगे और एक नॉर्मल रिव्यू तो रहेगा ही। और एक और बात, हाल फिलहाल में वन प्लस के साथ कोई कंट्रोवर्सी चल रही है जैसे ग्रीन लाइन मदरबोर्ड, और फिलहाल हाल ही में चल रहा था कि शायद इनको बैन किया गया है। क्या उससे यूजर को कोई फर्क पड़ सकता है, तो ये भी देख लेंगे। तो हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में, उस पॉइंट के बारे में जिसकी वजह से मैं इस फोन को बाय किया। मतलब इससे पहले मैंने जो भी फोन बाय किया है ना, उसके अंदर या तो प्लास्टिक की बिल्ड आती थी या फिर उतना प्रीमियम मतलब डिज़ाइन देखने नहीं मिलता था। उनके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ट होती थी, बेस्ट बोल सकते हैं, या फिर कैमरा अच्छा होता था, पर बिल्ड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रहता था कि उसके अंदर प्लास्टिक का डिज़ाइन देखने मिलता था। अब इस फ़ोन के अंदर ना पूरा यूनिबॉडी मेटल का डिज़ाइन है। उसकी फ्रेम जो है वो तो मेटल की है ही, साथ साथ इसका जो बैक पैनल है वो भी मेटल का है, और उसके अंदर थोड़ा सा ग्लास का यूज़ भी किया है प्रीमियम टच के लिए, क्योंकि मेटल थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये काफ़ी सही है। और आसपास इसके अंदर एंटीना लाइंस भर भर के दी गई है। अब ये जो एंटीना लाइन्स है ना, ये जो डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिज़ाइन इसी के लिए बंद ही हुआ था क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आता था। तो इसके आसपास जो वाइट लाइन आपको देखने मिलती है, ये लाइन भर भर के दी ही इसके लिए गई है कि नेटवर्क का लेके कोई भी यूजर को दिक्कत ना आए। बिल्ड को लेके तो पूरा मैटर एकदम सॉर्ट आउट है। प्रीमियम बिल्ड मेरे को अच्छी बिल्ड लगी। इसका जो प्राइस है शायद पिछले वाले वन प्लस नॉट 3 से थोड़ा कम है, 1-2 हज़ार रुपये कम है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि प्राइस थोड़ा कम था और बिल्ड में इंप्रूवमेंट की है, मेजर इंप्रूवमेंट है इनकी सीरीज में। पर बिल्ड के बाद भी कुछ और चीज़ देखी जाती है जैसे डिस्प्ले, क्योंकि बिल्ड अच्छी रहे या नहीं रहे, डिस्प्ले ही देखने वाली चीज़ है। यूज़र बिल्ड पे तो कवर लगा के पूरी बॉडी को छुपा देगा, पर देखना तो उसको अंडर डिस्प्ले। तो इसके अंदर जो डिस्प्ले ना, उसको लेकर मैं यही बोलूँगा कि इसके अंदर आपको ब्राइटनेस देखने मिलती है 2150 निट्स की कुछ पीक ब्राइटनेस है। टिपिकल ब्राइटनेस कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं किया है। आईफोन 16 प्रो मैक्स आया, उसकी शायद 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, या फिर आईफोन 15 की। ऐसा लग रहा होगा ना इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, पर नहीं, कभी इसकी ब्राइटनेस कम महसूस करा देती है। पता नहीं ऐसा क्यों। इंडोर में तो मैटर एकदम सही रहता है, पर आउटडोर में कभी इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम फील करा देती है। बाकी अगर बेजल की बात करें, काफ़ी कम है, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, तो बहुत प्रीमियम लगती है डिस्प्ले देखने में। पर डिस्प्ले के अंदर जो फीचर्स है जैसे LTPO हो गया, वो इसके अंदर देखने नहीं मिलता, जो कि दे सकती थी कंपनी चाहती तो, पर अब नहीं दिया। तो ये अपडेट से देने वाली चीज़ तो है नहीं, तो वो भी देखने नहीं मिलता। और 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज़ पे अच्छे से चलती है, काफ़ी फ्लूइड रहती है, स्मूथ चलती है। और बेजल्स कम होने की वजह से तो कंटेंट एक्सपीरियंस अच्छा हो ही जाता है। बाकी अगर नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट देखने मिलता है, HDR कंटेंट देखते हो तो अच्छे से चलता है, और नॉर्मल कंटेंट भी देखते हो तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो डिस्प्ले का मैटर भी सही है। एवरेज डिस्प्ले, बेस्ट डिस्प्ले चाहिए तो वो भी बता देता हूँ। Realme GT 6T आता है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा शायद बेटर डिस्प्ले देखने मिलेगा, और प्राइस भी थोड़ी सी कम है। उसमें शायद से LTPO है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि कम, मतलब इस प्राइस कैटेगरी में एवरेज डिस्प्ले कुछ कम नहीं है, पर इससे भी ज़्यादा कुछ ब्रांड ऑफर कर देते, तो मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं कैमरा, क्योंकि कैमरा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई लोग जब फ़ोन बाय करते हैं तो कुछ नहीं चाहिए भाई, कैमरा चाहिए। तो कैमरा इसका कैसा देखने मिलता है? अब जो उसके अंदर कैमरा देखने मिलता है वो सोनी का 50 मेगापिक्सल का लाइटिया सेंसर है। उन पर जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको हटा दूँ, तो अगर एक एक्सपीरियंस बताओगे कैसा लगेगा नॉर्मल बंदे को, या मुझे कैसा लगा, तो मुझे इसका कैमरा काफ़ी मस्त लगा। क्योंकि इसका जो पोर्ट्रेट है वो 2x पोर्ट्रेट है। इसके अंदर कोई लेंस नहीं दिया गया है अलग से। 2x पोर्ट्रेट लेंस होती है जिससे फ़ोन जूम करके फ़ोटो लेता है, और कोई भी मतलब उसमें क्वालिटी कम नहीं होती। तो इसके अंदर वैसा कोई लेंस नहीं दिया गया है। इसका जो सिंगल कैमरा है वही 2x में फ़ोटो खींचता है, और जिसकी वजह से अच्छी फ़ोटो आती है, जो कि मतलब थोड़ा सा शॉकिंग था, पर शायद से ऑप्टिमाइजेशन ही वैसी होगी। तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है अगर आप जूम करके फ़ोटो लेते हो या पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हो 2x में, और क्वालिटी भी कम से कम घटती है। मतलब देख के लगता नहीं कि क्वालिटी घटी है। तो ये चीज़ मुझे पहली नज़र में काफ़ी सही लगी। और कैमरा शुरू में ऑप्टिमाइज़ नहीं था, पर अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के बनने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई। जैसे पहले अगर फ़ोटो खींचते थे ना, तो कम से कम 10 सेकंड देना पड़ता था, और 10 में से 8 बार ये चीज़ होती थी कि कैमरा काफ़ी हद तक फ़ोटो ब्लरी खींचता था। पर अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। कैमरा को लेकर वही बोलूँगा, अच्छा कैमरा है। पर हाँ, अगर किसी को वीडियो क्वालिटी के लिए चाहिए, जैसे किसी को नॉर्मल प्रोफेशनल वीडियो क्वालिटी, जैसे फ़ोन से ही वीडियो बनाना है या कुछ ऐसा, उनका कैमरे का ज़्यादा काम है वीडियो में, फिर उतना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फीचर कट है। इसके अंदर प्रो मोड नहीं आता वीडियोग्राफी में। अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करें तो ये भी अच्छी फ़ोटो कैप्चर कर पाता है,
और काफ़ी सही से फ़ोटोज़ में भी आ जाती है। नाइट टाइम में भी ज़्यादा कलर शिफ्ट देखने नहीं मिलता, नाइट में भी काफ़ी ठीक ठाक फ़ोटो ले लेता है। और मेन कैमरा भी नाइट में काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाता है, लाइट को मैनेज कर लेता है। तो मेन कैमरा भी नाइट में एक अच्छी फ़ोटो हम कह सकते हैं खींच लेता है। 4K में वीडियो भी शूट कर सकते हो 60 FPS तक। स्लो मोशन भी जैसे नॉर्मल फ़ोन में आते हैं वैसे ही है, कुछ मतलब हट के ऑप्शन नहीं है। जैसे मेरे पास इससे पहले एक iQOO का फ़ोन था, अब उसके अंदर प्रो मोड आता है, ज़्यादातर चीज़ें आती है। कैमरा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि पुराना फ़ोन है, पर फीचर्स सारे है, जबकि उसके अंदर प्रोसेसर भी थोड़ा पुराना है, 8 सीरीज़ का प्रोसेसर था। तो उम्मीद थी कि इसके अंदर थोड़े बहुत जो फीचर्स है एक्स्ट्रा देखने मिलेंगे, तो वैसे तो नहीं है, पर पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा काम करता है, तो वो तो अच्छा है ही। तो कैमरे को भी लेके यही बोलूँगा, एवरेज कैमरा है, थोड़ा बेस्ट कैमरा चाहिए तो फिर थोड़ा बहुत बजट बढ़ा लो, या फिर S23 FE। अब उसका तो कैमरे में भले से सैमसंग को आप कितनी भी गाली दे दो, पर अगर बात कैमरे की आती है और प्लस S सीरीज़, फिर वो FE ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें प्रोसेसर बकवास होता है पर कैमरा सेटअप इन लोग तगड़ा देते हैं। अगर किसी को कैमरा चाहिए तो उस पर नज़र बना के रखो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। कैमरे को लेके जाते हैं परफॉर्मेंस पे, जो कि एक मेजर रीज़न था दूसरा इसको लेने का। इसके अंदर देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen Plus 3। अब आपने और भी बहुत फ़ोन देखे होंगे, पर इसका थोड़ा नंबर में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसको बता देता हूँ मैं आपको। तो जितने भी महंगे फ़ोन आते हैं उसके अंदर 8 सीरीज़ का फ़ोन प्रोसेसर आता है। 8 सीरीज़ मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ऐसा आपने सुना होगा। पर उससे थोड़े से कम, जैसे ये 30-40 हज़ार रुपये के जितने भी फ़ोन आते हैं उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3S लगा देते हैं। और फिर थोड़ा सा प्राइस कम गिरता है तो उसके अंदर आ जाता है ये स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3। अब इतना नंबर में नहीं खेलते, बस इतना बताता हूँ कि महंगे फ़ोन से थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस है, पर उनसे कंपेयर करने लायक है, तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है। काफ़ी हैवी टास्क करके देखे, जैसे कि एक गेम आती है जेंशन इम्पैक्ट, फुल सेटिंग में भी चला है, ठीक से चल रही थी। और जो इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसमें भी ठीक से चल रही थी, कोई लैग नहीं, कोई जेटर नहीं। हल्का फुल्का फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो जाता था, पर उसको हीट बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा एक गेम मैंने टेस्ट किया, रैगफेस्ट। ये जो गेम है ये फ़ोन की पूरी पोटेंशियल को यूज़ कर लेता है। अब इस फ़ोन के अंदर वो गेम लैग हो रही थी, जो कि मेरे ख्याल से इसका प्रोसेसर इतना पावरफुल था कि इस फ़ोन गेम को संभाल ले, पर शायद से ऑप्टिमाइजेशन की कमी थी। तो एक दो अपडेट में हो सके तो वन प्लस इसको भी ठीक कर दे। तो ये है कि ऑप्टिमाइज नहीं है प्रोसेसर, पर ये थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको थोड़ा महसूस हो जाएगा, बाकी सारी जगह पर फ्लूइड काम करता है, स्मूथ चलता है। डे टू डे ऐप हो गई या भी हैवी टास्क एक फ़ोन से किए जा सकते हैं, वो संभाल लेता है। पर कहीं कहीं पे ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 3 वेरिएंट आते हैं। जैसे कि एक आता है 8GB 128GB, तो उसके अंदर UFS 3.1 आती है, और एक आता है 8GB 256GB। ये जो रिव्यू शूट हो रहा है वो 256GB वाले का है, जिसके अंदर UFS 4.0 आती है। अब ये जो UFS स्टोरेज होती है ना, ये आपके रैम में काम करती है। जैसे डाटा वाटा अगर हम किसी भी फाइल में ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, फ़ोन के अंदर किसी और फोल्डर में ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई डाटा फ़ोन से किसी को भेजते हैं, तो ये उसमें काम आता है। तो ये काफ़ी फास्ट मानी जाती है। इंडस्ट्री में भी 4.0 चल रही है। परफॉर्मेंस को लेके तो मैटर एकदम सॉर्ट आउट है, ज़्यादातर चीज़ें चल जाती है। जो ऑप्टिमाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत थी वो भी हम लोग ने देख लिया, तो परफॉर्मेंस के लिए भी ठीक है। हाँ, अगर किसी को मतलब एकदम परफॉर्मेंस वाला ही फ़ोन चाहिए तो फिर iQOO 9 Pro है उसके पास ऑप्शन में। गेमिंग वेमिंग के लिए एकदम मतलब परफॉर्मेंस टॉप ही चाहिए, पहली प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है। जैसे मेरी पहली प्रायोरिटी थी बिल्ड क्वालिटी। पर वो जो फ़ोन है ना वो 36,000 का आता है, 36,000 का आता है। और ये जो आता है, जो मैंने वेरिएंट इसका खरीदा है, वो 33 का है। 3,000 डाल के उसको लेना वर्थ है अगर किसी को सही में परफॉर्मेंस ही चाहिए। बाकी इसकी भी परफॉर्मेंस कम नहीं है, पर वही है, जब बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको बता दिया। बैटरी की अगर बात कर ले तो बैटरी के अंदर थोड़ा सा मतलब बैटरी ही अगर ठीक ना हो तो फिर पूरे फ़ोन का एक्सपीरियंस ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि और इसके अंदर हमको देखने मिलती है 5500 mAh की बैटरी, तो छोटी बैटरी नहीं है, अच्छी बैटरी है। प्लस इतनी बड़ी बैटरी डालने के बाद भी फ़ोन को स्लिम रखने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि देख के लगता है फ़ोन को। तो बैटरी का थोड़ा सा ऐसा है ना कि 3 टाइप के यूज़र होते हैं। एक होते हैं हैवी यूज़र, एक होते हैं नॉर्मल यूज़र, और एक होते हैं जो सिर्फ कॉल वॉल के लिए बात करते हैं। तो जो कॉल वॉल वाले यूज़र है ना, उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि ये फ़ोन आराम से पूरा दिन निकाल लेता है, और तो भी थोड़ी बहुत बैटरी बच जाती है, जैसे 30% 35% बच जाती है। अब जो मीडियम यूज़र है, जैसे मूवी वूवी देख लिए, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लिए, उनके लिए भी ऐसा है कि रात में 20% तक बैटरी बच जाएगी आराम से। अब जो हैवी यूज़र है उनको पूरा दबा के यूज़ करने के बाद दिन में एक बार और फ़ोन चार्ज करना पड़ जाता है। इसमें या तो पूरी गेमिंग ले लो, या तो सिर्फ गेमिंग, या कोई भी हैवी टास्क, वीडियो एडिटिंग, कैमरा सब मिला लो, तो भी मतलब एक दिन में 1-2 बार चार्ज करना पड़ जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कैसी चलेगी। अब मैं मेरी बात करूँ तो इस फ़ोन को मैं 80% तक चार्ज करता था, 20% तक फिर से चार्ज में लगा देता था आए तक।
तो मैं इसके आराम से पूरा दिन मेरे लिए चल जाती थी बैटरी। तो बैटरी काफ़ी अच्छी चल जाती है। बैटरी अच्छा चलने के पीछे ना एक और चीज़ होती है जो कि होती है फ़ोन का UI, जैसे सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है ना काफ़ी सही प्रीमियम एक्सपीरियंस वाला सॉफ्टवेयर है। मतलब ज़्यादातर पॉलिश चीज़ें है, जो हैप्टिक फीडबैक है, जगह जगह पे हैप्टिक फीडबैक मिलते हैं। और हैप्टिक फीडबैक किसको बोलते हैं? फ़ोन के जैसे आपने टाइपिंग वाइपिंग की तो फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट होगा। और ये जो वाइब्रेट एक्सपीरियंस है ना, ये मोटर हर फ़ोन में नहीं होती। ये आपको स्टार्ट मिलना हो जाएगी, अगर अच्छा ब्रांड है तो वो आपको 30,000 से भी दे देगा। बाकी लोग 50,000 या 40,000 के फ़ोन में भी नहीं आती। जो हैप्टिक मोटर है ये इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की दी गई है, मेरा एंड देन बोलने का मतलब यही है। और ना सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे अभी तक 2 से 3 अपडेट आ चुके हैं, मतलब 3 से ज़्यादा ही आ चुके हैं। थोड़े थोड़े टाइम पे अपडेट आते थे। अब वन प्लस का फ़ोन अपडेट करने से पहले सोचना पड़ता है, तो थोड़ा सा डर लगता था कि मतलब 1 महीने में कभी कभी तो 2 बार अपडेट आए, तो थोड़ा सा डर लगता था। पर अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, चीज़ें इंप्रूव ही देखने मिली। जैसे मैंने कैमरे वाली बात बोली, बैटरी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। चार्जर 100 वाट का वन प्लस में देखने मिलता है आपको इस नोट 4 के साथ, जो कि डब्बे में ही आता है। फ़ोन को लगभग 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देता है। काफ़ी फास्ट चार्जर है। उसके अंदर बैटरी इंजन भी आता है जो कि चार्जिंग को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करता है। वीडियो एंड होने वाली है तो आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ किसको ये फ़ोन लेना चाहिए, या ऐसा बोलते हैं कि किसको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अब जिसकी पहली प्रायोरिटी कैमरा है, जो कि मैंने शुरू में भी बोला, उसके पास और भी ऑप्शन है। या जिसकी पहली प्रायोरिटी ही परफॉर्मेंस है, उसके पास और भी ऑप्शन है। पर मेरी पहली प्रायोरिटी थी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कैमरा। वो मेरे पास तीनों आता है ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मस्त देखने मिलती है, जो कि इसके आसपास कोई भी फ़ोन नहीं ऑफर करता। कैमरा ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं है पर मीडियम से ऊपर है। तो इन तीन चीज़ें जो मुझे चाहिए थी इस फ़ोन में, आपको शायद वो ना मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 23 FE जो हो गया, S23 हो गया, ये सब 40,000 के सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन आ गए। तो अगर थोड़ा बहुत बजट एक्सटेंड कर देते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू वाले फ़ोन है आपके पास ऑप्शन में, तो उनकी तरफ चले जाना। बाकी इस फ़ोन के बारे में क्या अच्छा था क्या बुरा था वो तो हम लोग ने देख लिया। ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। तो आपसे मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और अच्छी नहीं लगी तो बताना क्यों नहीं अच्छी लगी, क्या इंप्रूव किया जा सकता है।